नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। हाल ही में चीन ने अमेरिका और स्पेन के साथ पांडा संरक्षण के लिए किए समझौते। यह उदाहरण है पांडा डिप्लोमेसी का। चीन की पांडा डिप्लोमेसी का इतिहास है दशकों पुराना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। 1800 करोड़ रुपए की अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का किया उद्घाटन। पहली बार हुआ गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का खुलासा। और यूएन पर्यावरण सभा का छठा संस्करण केन्या की राजधानी नैरोबी में शुरू। सभा पृथ्वी पर मंडराते तिहरे संकटों पर करेगी चर्चा। पर्यावरण पर विश्व संसद भी कहा जाता है यूएन पर्यावरण सभा को। आइए खबरों की शुरुआत करें। विश्व राजनीति में डिप्लोमेसी की वही जगह है जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में राहुल द्रविड़ की। डिप्लोमेसी बहुत लंबी चलने वाली और भरोसे वाली एक्टिविटी है। देखिए, कूटनीति या डिप्लोमेसी कई प्रकार की होती हैं। आज हम यहाँ सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात करेंगे। जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो वहां आपने देखा होगा कि कई सम्राट डॉटर डिप्लोमेसी करते थे। यहां तक कि चंगेज खान भी जब युद्ध करने किसी सुदूर देश जाता था और किसी कारण से संधि करनी पड़ती थी तो वो उस देश के युवराज से अपनी पुत्रियों का विवाह कर देता था और अपने दामाद को अपनी सेना में हाई रैंक में रख लेता था और पूरी दुनिया को जीतते चलता था। भारत में भी डॉटर डिप्लोमेसी के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जैसे महान सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में हराया था। इस हार के बाद निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त से करवा दी थी और युद्ध की संधि शर्तों के मुताबिक काबुल, कंधार, हेरात और मकरान प्रांत चंद्रगुप्त को दे दिए थे। ऐसे ही कई उदाहरण मध्यकालीन इतिहास में भी देखने को मिलते हैं। जैसे कई स्थानीय राजाओं ने अपनी बेटियों की शादी मुगल शासकों से करके संधि कर ली। खैर, जैसे जैसे समय बदला डिप्लोमेसी के तरीके भी बदलते चले गए। आधुनिक समय में टी डिप्लोमेसी, क्रिकेट डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी, म्यूजिकल डिप्लोमेसी काफी प्रचलित हैं। कोविड-19 के समय में भारत ने वैक्सीन डिप्लोमेसी का भी संतोषजनक उपयोग किया था। लेकिन दुनिया में सिर्फ भारत नहीं है जिसने सॉफ्ट डिप्लोमेसी में महारत हासिल की है। हमारा पड़ोसी देश चीन भी सॉफ्ट डिप्लोमेसी का उस्ताद है। हाल ही में आई एक खबर से चीन की डिप्लोमेसी को समझिए। दरअसल हाल ही में चीन ने पांडा संरक्षण को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन के 2 चिड़ियाघरों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। चीन का भयंकर क्यूट दिखने वाला फेमस पांडा स्पेन के मैड्रिड चिड़ियाघर एक्वेरियम और अमेरिका के सैन डिएगो चिड़ियाघर जाएगा। चीन राष्ट्रों के साथ संबंध बनाने के लिए अपने भौगोलिक क्षेत्र के बहुत स्पेशल प्राणी पांडा का लाभ उठाता है। इसी को ही चीन की पांडा डिप्लोमेसी कहा जाता है। देखिए, पांडा डिप्लोमेसी का इतिहास दशकों पुराना है। चीन ने हमेशा अपने सहयोगियों को ये जानवर उपहार में दिया है। जैसे चीन की राष्ट्रवादी पार्टी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आक्रमण के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका से सहयोग की मांग की थी। तब सहयोग के एवज में 1941 में अमेरिका को पांडा की एक जोड़ी उपहार में दी गई थी। फिर शीत युद्ध के दौरान कई सालों तक चीन और अमेरिका के बीच कोई भी आधिकारिक संपर्क नहीं था। तब 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन गए और साम्यवादी चीन का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बने। माना जाता है कि उनकी मुलाकात के दौरान चीनी राष्ट्रपति माओ त्से-तुंग ने निक्सन से कहा था कि 2 विशाल पांडा अमेरिका भेजे जाएंगे और फिर लिंग लिंग और सिंग सिंग नामक पांडा को उसी वर्ष अमेरिका भेजा गया था। आपको बता दें, 1957 से 1982 तक चीन ने 9 देशों को कुल 23 विशाल पांडा दान किए। ये देश हैं सोवियत संघ, उत्तर कोरिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन और मैक्सिको। फिर 1980 के दशक में पांडा प्रजातियों की संख्या कम होने लगी। ये लगभग लुप्तप्राय स्थिति पर पहुंच गए। इसके बाद संरक्षणवादियों की वैश्विक चिंताओं को देखते हुए चीन ने पांडा को उपहार में देना बंद कर दिया। इस प्रकार पांडा का उधार देना शुरू हुआ। इसका मतलब यह है कि पांडा का मालिकाना हक चीन के पास रहेगा, लेकिन अन्य देशों के चिड़ियाघर उन्हें कुछ सालों के लिए अपने पास रख सकते हैं। लेकिन चीन इन पांडा को किसी भी प्रकार की गुडविल में उधार नहीं देता। चीन इन पांडा के बदले किराया भी वसूलता है और यह किराया प्रति वर्ष $5 लाख से $1 मिलियन प्रति जोड़ा तक होता है। और अगर विदेशी चिड़ियाघरों में पांडा के बच्चे पैदा हो गए तो चिड़ियाघरों को चीन को अतिरिक्त भुगतान भी करना पड़ता है। उधार का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही पांडा चीन वापस लौट आते हैं।
अब पांडा डिप्लोमेसी के एक्सपेंशन के भी एग्जाम्पल्स को समझते हैं। दरअसल कतर में 2022 में आयोजित हुए फीफा विश्व कप के दौरान चीन ने 2 पांडा को वहां भेजा था। मजेदार बात यह है कि पांडा का नाम बदलकर सुहेल और सोरिया कर दिया गया था। अब इसको चीन का मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जा रहा है, यह भी समझिए। मध्य पूर्व में पहली बार पांडा डिप्लोमेसी के कारण चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का पता चलता है। इस कदम को चीन द्वारा नए सहयोगियों को इकट्ठा करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए पश्चिमी देशों के अलावा दूसरे विकल्प के तौर पर भी देखा गया था। आपको यह भी बता दें कि चीन ने हाल के वर्षों में 3 अमेरिकी चिड़ियाघरों के साथ अपने पांडा ऋण समझौतों को नवीनीकृत नहीं किया। अमेरिका में अब 4 पांडा बचे हैं जो जल्द ही चीन चले आएंगे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ समझौतों का अभी तक नवीनीकरण नहीं किया गया है। देखिए, हाल ही में अमेरिका और स्पेन के साथ हुए पांडा समझौते ऐसे समय में हुए हैं जब पश्चिमी दुनिया के अधिकांश देशों के साथ चीन के संबंध खराब हो गए हैं या खराब होते जा रहे हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने इस खबर को अमेरिका और चीन के बीच संबंधों के लिए एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा है, क्योंकि हाल ही के कुछ समय में व्यापार से लेकर सुरक्षा तक के मुद्दों पर चीन अमेरिका के संबंध काफी निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। चलिए अब जल्दी से भयंकर क्यूट से दिखने वाले पांडा के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लें। पांडा चीन के मूल निवासी जानवर हैं। इनको विशाल पांडा, पांडा भालू या केवल पांडा भी कहा जाता है। यह चीन में पाई जाने वाली एक भालू की प्रजाति है और वर्तमान में केवल चीन के जंगलों में ही पाई जाती है। विशाल पांडा मध्य चीन में कुछ पर्वत श्रृंखलाओं में रहता है, मुख्य रूप से सिचुआन, शानक्सी और गांसू एरिया में। आपको जानकर हैरानी होगी कि पांडा मांसाहारी के रूप में वर्गीकृत है, लेकिन बावजूद इसके विशाल पांडा का आहार मुख्य रूप से शाकाहार है। पांडा के 99% से अधिक भोजन में बांस की टहनियां और पत्तियां शामिल होती हैं। विश्व वन्य जीव कोष के अनुसार यह जानवर एक समय पूरे दक्षिणी और पूर्वी चीन, साथ ही पड़ोसी म्यांमार और उत्तरी वियतनाम में भी पाया जाता था। हालांकि आक्रामक मानवीय गतिविधियों के कारण इनकी संख्या काफी गिर गई है। आप ये ध्यान दीजिए कि 2016 में संरक्षण प्रयासों के चलते इसे IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड की कैटेगरी से वल्नरेबल कर दिया गया था। अब एक और खास जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। आपने ये गौर तो किया ही होगा कि दुनिया भर में पांडा के प्रति बच्चे, बूढ़ों और जवानों का जबरदस्त प्यार दिखता है। लोग अक्सर गिफ्ट्स में भी पांडा के सॉफ्ट टॉय को देना पसंद करते हैं। आखिर दुनिया भर में पांडा के लिए इतना पागलपन क्यों है? नेशनल जियोग्राफिक ने इसका कारण बताया है। इनके अनुसार पांडा के प्रति इस जबरदस्त प्यार की जड़ें विज्ञान में छिपी हैं। इस कॉन्सेप्ट को नियोटेनी कहते हैं। सामान्य भाषा में कहें तो पांडा बच्चों जैसी विशेषताओं को वयस्कता में बनाए रखता है। मतलब पांडा होते तो शरीर से काफी बड़े हैं, लेकिन हरकतें बच्चों वाली करते हैं। अब पांडा की क्यूट सी शक्ल, बच्चे जैसी हरकतें हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे मनुष्य पांडा को देखकर बौरा जाता है। 1991 में सुभाष घई की एक मूवी आई थी, नाम था सौदागर। फिल्म जबरदस्त हिट थी, लेकिन फिल्म से ज्यादा हिट थे राजकुमार के डायलॉग। फिल्म के एक सीन में राजकुमार दिलीप कुमार से कहते हैं कि हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन तब बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। ऐसा ही एक डायलॉग आज एक खास मौके पर कहा गया। ये डायलॉग है, इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। क्यों कहा गया ये डायलॉग, चलिए जानते हैं। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में मौजूद थे और उन्होंने एक ऐसी घोषणा कर दी जिसका पूरे देश के 140 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की घोषणा की थी। तभी से संभावित अंतरिक्ष यात्रियों के नामों पर सस्पेंस बना हुआ था। आज उस सस्पेंस पर से पर्दा उठ गया। मोदी जी ने पहली बार गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों का खुलासा किया है। आपको बता दें कि मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के 4 जवानों का चयन किया गया है। मोदी जी ने कहा कि ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं हैं, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है। आपको बता दें कि राकेश शर्मा भारत के पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन राकेश शर्मा ने रूसी अंतरिक्षयान सोयूज T11 में सवार होकर अंतरिक्ष में जाने का रिकॉर्ड बनाया था। खैर, वापस आते हैं अपनी खबर पर। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को इंट्रोड्यूस करते वक्त प्रधानमंत्री ने कहा कि 2035 तक भारत के पास अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा जो हमें अंतरिक्ष के अज्ञात विस्तार का अध्ययन करने में मदद करेगा।
उन्होंने कहा, अमृतकाल के इस काल में भारतीय अंतरिक्ष यात्री हमारे रॉकेट से चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की सफलता देश की युवा पीढ़ी में वैज्ञानिक स्वभाव के बीज बो रही है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कि ये चारों एस्ट्रोनॉट्स कौन हैं। ये हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। क्या आपके मन में सवाल आ रहा है कि इन एस्ट्रोनॉट्स को कैसे चुना गया? देखिए, अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन IAM द्वारा आयोजित की गई थी। इस सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत से टेस्ट पायलटों ने आवेदन किया था। इनमें से 12 लोगों को सितंबर 2019 में बेंगलुरु में हुए पहले चरण में कामयाबी मिली थी। कई चरणों के चयन के बाद IAM और इसरो ने अंतिम 4 लोगों को चुना। 2020 की शुरुआत तक इसरो ने इन चारों एस्ट्रोनॉट को शुरुआती प्रशिक्षण के लिए रूस भेजा था। यहां अंतरिक्ष यात्रियों को हर परिस्थिति के लिए तैयार किया गया। रूस का एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर इस तरह की ट्रेनिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को शारीरिक और मानसिक ट्रेनिंग के साथ तकनीकी और वैज्ञानिक ट्रेनिंग भी दी गई है। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट के ऑपरेशन, अंतरिक्ष यान की मरम्मत और वैज्ञानिक प्रयोगों को चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई है। इसके बाद इन चारों को कई एजेंसियों और सशस्त्र बल की ओर से ट्रेनिंग दी जा रही है। आइए आपको बता दें कि गगनयान मिशन है क्या। गगनयान मिशन इसरो द्वारा विकसित भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन के तहत चालक दल के 4 सदस्यों को 400 किलोमीटर ऊंचाई की कक्षा में 3 दिनों के मिशन के लिए लॉन्च करना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इसरो ने इस मिशन की टेस्टिंग पिछले साल की थी। हाल ही में इसरो ने इसके क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग भी की थी। यह भी जानिए कि ये कब लॉन्च होने वाला है, यानी गगनयान मिशन कब लॉन्च होने वाला है। इसरो का गगनयान मिशन साल 2025 तक लॉन्च होगा। हालांकि इसके शुरुआती चरणों को इसी साल यानी 2024 तक पूरा किया जा सकता है। इसमें 2 मानव रहित मिशन को अंतरिक्ष में भेजना शामिल है। जब ये मिशन सफल होंगे उसके बाद ही एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के दौरे के दौरान लगभग 1800 करोड़ रुपए की 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में PSLV एकीकरण सुविधा, महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में नई सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट सुविधा और VSSC तिरुवनंतपुरम में ट्राइसोनिक विंड टनल शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन असेंबली के दौरे के दौरान पुष्पक विमान का भी निरीक्षण किया। पुष्पक भी इसरो के एडवांस विमानों में शामिल है। इसका इस्तेमाल स्पेस मिशन में किया जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 6ठा संस्करण केन्या की राजधानी नैरोबी में आरंभ हुआ है। UN पर्यावरण सभा में पृथ्वी पर मंडराते तिहरे संकटों, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण से निपटने के लिए मजबूत वैश्विक कार्रवाई पर चर्चा शुरू हुई है। UN पर्यावरण सभा को पर्यावरण पर विश्व संसद के रूप में भी देखा जाता है। इस बैठक में 182 देशों से 7000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेने के लिए जुटे हैं। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों से जूझ रही है और 10 लाख से अधिक प्रजातियों पर विलुप्त होने का जोखिम मंडरा रहा है। साथ ही असामयिक मौतों के लिए प्रदूषण एक बड़ी वजह बनता जा रहा है। UN पर्यावरण कार्यक्रम की कार्यकारी निदेशक ने कहा कि चिलचिलाती गर्मी, शक्तिशाली तूफान, लुप्त होती प्रकृति और प्रजातियां, क्षरण का शिकार होती मिट्टी, प्रदूषित हवा, प्लास्टिक प्रदूषण समेत अन्य चिंताजनक प्रभाव हम सब महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इनका सर्वाधिक असर निर्धन और निर्बल समुदायों द्वारा महसूस किया जाता रहा है, जो इसके लिए जिम्मेदार भी नहीं है। आपको बता दें कि ब्राजील में वर्ष 2012 में टिकाऊ विकास पर UN सम्मेलन Rio+20 हुआ था। सम्मेलन के दौरान UNEA को स्थापित किया गया था। यह पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर उच्चतम निर्णय लेने वाला संगठन है। इस संगठन में UN के सभी 193 देश सदस्य हैं।
आपको ये भी बता दें कि यूएन पर्यावरण सभा की बैठक हर दूसरे साल आयोजित की जाती है, जिसमें वैश्विक पर्यावरणीय नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय कानूनों को विकसित करने पर चर्चा होती है। खास बात यह है कि इस सभा में जो निर्णय लिए जाते हैं उनके जरिए यूएन पर्यावरण कार्यक्रम के कामकाज को निर्धारित किया जाता है। यूएन पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है। इस साल एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होने वाला है, लेकिन यह सूर्य ग्रहण अपने साथ विज्ञान का एक और आश्चर्य साथ लेकर आएगा। इस वैज्ञानिक घटना का नाम है परकिंजे प्रभाव या परकिंजे शिफ्ट। देखिए, अगर आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान इस घटना को देखना है तो इसके लिए आपको लाल और हरे रंग के कपड़े पहनने पड़ेंगे। ग्रहण के दौरान इस फेनोमेनन से ऐसा परसेप्शन बनता है कि लाल और पीला रंग फीके पड़ रहे हैं, जबकि हरा और नीला रंग अधिक चमकीले दिखाई देने लग रहे हैं। बचपन से ही हम सभी ये जानते हैं कि जब ग्रहण शुरू होता है तो आसमान में अंधेरा छाने लगता है, इससे रंग कुछ अलग दिखने लगता है। ऐसे ही परकिंजे प्रभाव के दौरान रेड या ऑरेंज जैसे वार्म कलर लेस विजिबल होकर ग्रे जैसे दिखने लगते हैं, जबकि हरा और ब्राइट होने लगता है। इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक ग्रहण के दौरान काले, सफेद या ग्रे जैसे न्यूट्रल कपड़े पहनने से बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये रंग शैडो के साथ मिल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप लाल और हरा कलर पहनते हैं तो परकिंजे प्रभाव को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में आपको मदद मिलेगी। आइए अब परकिंजे प्रभाव के पीछे के विज्ञान को समझ लें। देखिए, परकिंजे प्रभाव का नाम चेक वैज्ञानिक जॉन इवांजेलिस्टा पुरकिने के नाम पर रखा गया है। परकिंजे प्रभाव का मतलब होता है जब अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में अलग अलग रंगों के बदलाव के प्रति मानव आंख की संवेदनशीलता बदल जाती है। जैसे मानव आंख की संवेदनशीलता दिन के उजाले से शाम होने पर बदल जाती है। यह प्रभाव मुख्य रूप से ह्यूमन आइज के फोटो रिसेप्टर पर लाइट के स्पेक्ट्रम में बदलाव के कारण होता है। ह्यूमन आइज के रेटिना में दो मुख्य प्रकार की फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं। ये हैं शंकु और छड़े यानी कोन्स और रॉड्स। कोन्स कलर विजन के लिए जिम्मेदार होते हैं और ब्राइट लाइट कंडीशंस में सबसे अच्छे तरीके से काम करते हैं, जबकि रॉड्स डिम लाइट के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। लेकिन खास बात यह है कि रॉड्स रंगों में अंतर नहीं कर पाती। परकिंजे प्रभाव मुख्य रूप से इन फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं की स्पेक्ट्रल संवेदनशीलता में अंतर के लिए जिम्मेदार होता है। दिन के उजाले के दौरान मानव आंख रंगों को सबसे स्पष्ट रूप से देखती है। जैसे ही शाम होती है वैसे ही प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे कोन्स की संवेदनशीलता कम हो जाती है और रॉड्स तेजी से सक्रिय हो जाती हैं। अब एक फैक्ट यह है कि रॉड्स नीली हरी रोशनी के प्रति सबसे अधिक सेंसिटिव होती हैं। यही कारण है कि इन रंगों वाली वस्तुएं शाम के दौरान अधिक विजिबल और वाइब्रेंट दिखाई देती हैं। नीले हरे रंग के प्रति परसेप्शन में इस बदलाव को परकिंजे प्रभाव के रूप में जाना जाता है। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हाल ही में अंकटाड ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें वैश्विक व्यापार के लिए शिपिंग मार्गों में बढ़ते व्यवधानों पर चिंता व्यक्त की गई है। अंकटाड यानी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। यह व्यापार और विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। यह एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है तथा 195 देश इसके सदस्य हैं। इसके द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट व्यापार और विकास रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट और सबसे कम विकसित देशों की रिपोर्ट है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने हाल ही में 9 उद्योग भागीदारों को समर मूल्यांकन प्रमाण पत्र प्रदान किए। यहाँ समर का अर्थ सिस्टम फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग असेसमेंट एंड रेटिंग से है। यह रक्षा विनिर्माण उद्यमों की योग्यता को मापने के लिए एक बेंचमार्क है। यह प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है। इसका मकसद देश में रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है और यह सभी रक्षा विनिर्माण उद्यमों यानी सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों पर लागू होता है। पश्चिम बंगाल को तंगैल साड़ी के लिए GI टैग मिलने से पड़ोसी देश बांग्लादेश ने अपनी नाराजगी दर्ज की है। इसे बंगाली भाषा में बांग्लार तंगैल साड़ी भी कहा जाता है। इस साड़ी का नाम बांग्लादेश में स्थित तंगैल नामक स्थान के नाम पर रखा गया है। इस साड़ी का विकास यहीं से माना जा रहा है, जो विवाद का विषय है। दरअसल भारत विभाजन के बाद यह हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश में चला गया, परंतु इसके बुनकर विभिन्न हिस्सों में चले गए थे। यदि हम भारत की बात करें तो बुनकरों की कई पीढ़ियां पश्चिम बंगाल के नादिया और पूर्वा बर्धमान जिलों में तंगैल साड़ी बना रहे हैं तथा पश्चिम बंगाल राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति ने 8 सितंबर 2020 को तंगैल साड़ी के लिए
जीआई टैग के लिए आवेदन किया था। इसके बाद 7 सितंबर 2030 तक के लिए इस साड़ी को जीआई टैग मिल गया। हैदराबाद स्थित रघु आमसी मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में अपना पूर्ण स्वदेशी माइक्रो टर्बोजेट इंजन इंदिरा RV25 240N का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। इसे IIT हैदराबाद के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। इसे मुख्य रूप से मानव रहित हवाई वाहन या ड्रोन के लिए विकसित किया गया है। इस इंजन का उपयोग एयर टैक्सी, जेटपैक, सहायक बिजली इकाइयों, रेंज एक्सटेंडर और भविष्य में बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है। C-DOT ने 14वें एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स में 3 पुरस्कारों में शीर्ष स्थान प्राप्त करके हैट्रिक बनाई है। आपको बता दें कि इस अवार्ड की शुरुआत 2010 में एजिस स्कूल ऑफ डेटा साइंस द्वारा की गई थी। यह टेलीफोन के पिता और महान प्रवर्तक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की याद में दिया जाता है। भारत में यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्किल इंडिया और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा समर्थित है। यदि हम C-DOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स की बात करें तो इसकी स्थापना सरकार के एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र के रूप में 1984 में की गई थी। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के 4 एस्ट्रोनॉट में शामिल नहीं है? ग्रुप कैप्टन प्रशांत, बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, विंग कमांडर अभिनंदन बगरी। अगला सवाल है, हाल ही में तंगैल साड़ी को जीआई टैग मिलने पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद हो गया है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या फिर पाकिस्तान? आइए देखिए पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन जेमैक्स और शिन्यू मैत्री किन 2 देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और जापान, भारत और सिंगापुर, भारत और रूस, भारत और अमेरिका। सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत और जापान। अगला प्रश्न है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक किताब लिखने का श्रेय किसको दिया जाता है? विनायक दामोदर सावरकर, गणेश सावरकर, मदन लाल ढींगरा, लोकमान्य तिलक। सही जवाब है ऑप्शन ए, विनायक दामोदर सावरकर। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। इस बुलेटिन को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों का जवाब भी आपको देना है कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।